तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप लोगों में से कई भाइयों की डिमांड थी कि बहुत दिन हो गए तमाम क्राइम, मर्डर, रेप, यही तमाम कहानियाँ आप सुनाते हैं, कभी हॉरर कहानियाँ भी सुनाइए। अच्छा, मैंने कोशिश भी की, लेकिन एक दिक्कत ये है कि सम साहब से कुछ बचा ही नहीं है कि मैं उसको सुना सकूँ। लेकिन फाइनली आज वो तलाश पूरी हुई और एक ऐसी कहानी जिसमें कड़ी दर कड़ी न जाने कितने पहलू हैं कि आदमी सुने तो सुनने के बाद परेशान हो जाए। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान यानी रजवाड़ों का गढ़। जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने अपने किले बनाए। हालांकि समय के साथ साथ किलों पे अलग अलग लोगों का कब्जा हुआ, अलग अलग लोग किलों को अपने कंट्रोल में लेने लगे। समय के साथ साथ राजा रजवाड़े का जब टाइम ख़त्म हुआ तो फिर पता चला कि अब जो किले हैं वो पर्यटन स्थल के रूप में देखे जाएंगे। ऐसे ही एक किला है, नाहरगढ़ किला। और इस किले की खासियत ये है कि ये अरावली पहाड़ी पे बना है। इस वजह से ये काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता था उस टाइम पे। काफ़ी खूबसूरत भी ये किला बना है। इस वजह से लोग यहाँ घूमने टहलने भी आते हैं। लोकल लोग टाइम पास के लिए भी आते हैं, बाकी बाहरी लोग भी जाते हैं। चूँकि राजे रजवाड़े, खूबसूरती, राजपूताना, जौहर, उनके युद्ध स्थल, उस टाइम के टेक्नोलॉजी, उनके साइंस, ये तमाम चीज़ें आज भी लोगों के लिए सवाल होती हैं कि कैसे सूर्य घड़ी बना दी, कैसे मौसम के लिए कोई यंत्र बना दिया, कैसे कुछ और बना दिया। तो ये तमाम चीज़ें लोग देखने के शौकीन हैं तो वहाँ जाते हैं। ऐसे ही जयपुर में एक जगह लगती है शास्त्री नगर, और इस शास्त्री नगर में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था राहुल, एक का नाम था आशीष। दोनों भाई काफ़ी टाइम से बोर हो रहे थे और उनकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी चल रहे थे। उन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि अब कुछ टाइम पास के लिए कहीं घूमने चलें, मनोरंजन करें। लिहाजा दोनों भाई पहुंच जाते हैं आपस में डिस्कस करके कि आज हम नाहरगढ़ किला जाएंगे। और इसी महीने की, ये भी 7 सितंबर की बात है। कायदे से जोड़ें तो 2 महीने अभी जस्ट हुए हैं। 7 सितंबर साल 2024 यही वो तारीख थी जब राहुल और आशीष अपने घर से परमिशन लेके नाहरगढ़ किला घूमने के लिए आते हैं। आने के बाद पहले तो बाहर से देखते हैं, फिर फैसला करते हैं कि चलो अलग अलग एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, फिर जंगलों में जाएंगे, देखेंगे कि जंगल का क्या सीन है, कैसे जानवर मिलते हैं, कैसे रास्ते हैं, कुछ एडवेंचरस चीज़ें होंगी। अब राहुल और आशीष अलग अलग दोनों जंगल में टहलने लगे। धीरे धीरे दोपहर हुआ, दोपहर के बाद शाम हो गई। अब कायदे से दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 2-3 घंटे तक अलग अलग टहलेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे और एक दूसरे के साथ ही टहलेंगे। और इन 1-2 घंटों में हम अलग अलग दिशाओं में अगर जाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जिसके पास कुछ अजीब जगह, कुछ अजीब चीज़ें, कुछ खूबसूरत जगह या फिर कुछ ऐसी इमारत, कोई कमरा, तो फिर हम आके दूसरे वालों को बताएंगे। फिर हम उन शाम को उन खास खास जगहों पे जाएंगे और रात होते होते वापस आ जाएंगे। अब दोनों भाई अलग अलग गए, दोपहर हो गई। अब कायदे से दोनों भाई को आपस में मिलना था। अब दोनों भाई ने एक दूसरे को फ़ोन किया। फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, फिर फ़ोन किया, फिर नहीं लगा। अब दोनों ही भाई परेशान होने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि वो वापस लौटते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में गए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों भाई वापस लौटते हैं। उसके बाद एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि कहीं नेटवर्क होगा तो डबल टिक हो जाएगा, सीन हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हुआ नहीं। घंटे 1.5 घंटे तक दोनों भाई एक दूसरे से संपर्क करते रहे, एक दूसरे से बातचीत करते रहे, बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बातचीत हुई नहीं। अंत में इधर अब चूँकि शाम हो गई तो घर वालों ने भी फ़ोन करना शुरू किया कि भाई कहाँ हो दोनों लोग। अब घर वालों ने जब फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, घर वाले भी परेशान। इधर फिर थोड़ी देर बाद राहुल और फिर आशीष दोनों का फ़ोन एक एक बार आता है। पहले राहुल फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद राहुल बताता है कि माँ, मैं आशीष से भटक चुका हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे वापस आना है। अब माँ जब ये बात सुनती है काफ़ी घबरा जाती है कि आखिर 2 बच्चे, एक कहीं अटक गया। वो आशीष से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है,
असीस का भी नंबर लगा नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद असीस का भी फ़ोन आता है। असीस फ़ोन करके बताता है कि माँ मैं भी भटक गया और मुझे भी वापस आने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, तमाम रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। अब ये चीज़ जब हुई, होने के बाद अब फिर परेशानी बढ़ी। लगातार दोनों भाई अपने घर वालों को अपनी रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में बताते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों का फ़ोन आना और फ़ोन मिलना बंद हो गया। इधर परिवार परेशान इंतज़ार करता रहा। रात हो गई। जब दोनों ही भाई लौट के नहीं आए तो अंत में दोनों भाई के जो फादर साहब थे, जो कि माँ तमाम चीज़ें बताती है, तो वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पहुंच के कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस में कंप्लेन दर्ज हुई। कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस वाले पहले ही लाइन में बोलते हैं कि नाहरगढ़ किले में वो लोग गए ही क्यों थे, क्या आपने उसकी कहानी नहीं सुनी? परिवार वाले ये बात सुनते वो भी थोड़ा सा सकपका जाते हैं कि क्या हो गया। बहरहाल पुलिस वालों ने कुछ बोला नहीं। रात में वो खोजने आते भी नहीं। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद खोजबीन करते हैं, लेकिन दोनों ही भाइयों को कुछ अता पता चलता नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर और तफ्तीश करते हैं। अंत में एक की डेड बॉडी मिल जाती है। अब जैसे डेड बॉडी मिली, पुलिस वाले फ़ौरन बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, सूचना देते हैं परिवार वालों को। परिवार वाले आते हैं, अपने एक बच्चे की लाश देखते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इधर पुलिस वाले बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसमें भी कुछ एग्जैक्ट चीज़ें मिलती नहीं हैं। परिवार वाले बॉडी ले लेते हैं, अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि दूसरा भाई कहाँ गया। अब पुलिस वाले दूसरे भाई की तलाश के लिए जी जान से जुटते हैं। अलग अलग जगहों पे सर्विलांस करते हैं, नंबर की लास्ट लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, अपने खोजी कुत्तों को लेके जाते हैं। उस जंगल का जो गाइड था उससे संपर्क करते हैं कि चप्पा चप्पा तुम जानते हो, तुम कुछ बताओ। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि कोई सस्पिशियस आवाज़ या फिर कुछ और चीज़, किसी की मदद की कोई गुहार, अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ सुना या देखा हो तो बताए। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने कुछ भी नहीं सुना था। वक्त रेत की तरह निकलता रहा। धीरे धीरे पूरा सितंबर महीना गुजर गया। ना ही एक भाई की मौत कैसे हुई थी इसका कुछ पता चला, ना ही दूसरा भाई आज तक कहाँ गया इसका कुछ पता चला। सितंबर बीत गया, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर आ गया। 2 महीने हो गए, लेकिन ना ही राहुल के कातिल का कुछ पता चला, ना ही असीस कहाँ चला गया इसका कुछ पता चला। सवाल कई हैं, जवाब कोई नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों को पता चली, एक कत्ल हो गया, दूसरा गायब हो गया, तो इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं कायदे से पुलिस के लिए, या फिर आप भी अब इतनी कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन इस केस के बाद उस किले की कड़ी दर कड़ी चीज़ें और भी खुलती रही। ऐसा नहीं था कि ये कोई इकलौता मामला था। दरअसल इस किले का जो इतिहास है वो खुद ही शुरू से, यानी पहली ईंट से लेके ही इस किले का पूरा इतिहास काफ़ी भूतिया रहा है। अब ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा इस किले का इतिहास जान लेते हैं। बात 17वीं शताब्दी की है। उसमें जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह एक बेहद प्रतापी राजा, काफ़ी दुश्मन थे उनके, बार बार उनको जंग लड़नी पड़ती थी। अच्छा, राजस्थान के जितने राजा रहे हैं, जंग तो उनके लिए खेल था, लेकिन लगातार अब जंग हो रही थी तो पब्लिक को भी दिक्कत हो रही थी, उनकी जो प्रजा थी वो भी परेशान हो रही थी। लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसे किले का निर्माण करवाऊं जो काफ़ी सुरक्षित हो, यानी वहाँ पे जल्दी दुश्मन ना पहुँच पाए, दुश्मन की नज़र वहाँ तक ना पहुँचे। अगर दुश्मन पहुँचते भी हैं तो किले में एंट्री लेने में उनको काफ़ी दिक्कत हो, रास्ता इतना कठिन हो कि सबके समझ न आए, भूल भुलैया जैसा हो। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने मंत्री बाकी लोगों से बताई। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो अरावली की पहाड़ी है उस पर एक किला बनाया जाए। अब अरावली की पहाड़ी पे किला बनाने की शुरुआत हुई। बात 1734 की है। किला बनाने के लिए सबसे पहले उसके फाउंडेशन यानी नींव डाली गई। अलग अलग जगहों से पत्थर आए, अलग अलग कुशल कारीगर आए। रात भर जैसे तैसे करके नींव डाली गई, लेकिन जैसी सुबह हुई पता चला कि तमाम जो नींव थी वो उखड़ जाती है। अब फिर ये लोग परेशान कि किसने कुछ शरारत कर दी, या फिर कोई विरोधी है, कोई दुश्मन है, दुश्मन का कोई गुप्तचर है।
फिर से नींव डाली गई, फिर से उखड़ गई। अगले दिन राजा साहब ने पहरा लगा दिया तमाम सैनिकों से कि तुम देखो क्या हो रहा। सैनिक पहरा देते हैं, देने के बाद देखते हैं कि अचानक से जैसे रात के 12-1 बजते हैं, जितनी भी नींव के पत्थर थे, मतलब क्विंटल 10-10, 50-50 क्विंटल के जो पत्थर थे, अचानक से हवा में तैरने लगते हैं और तैरते तैरते ये जो पत्थर थे लुढ़क के नीचे गिर जाते हैं। अब अगले दिन सुबह हुई, सुबह होने के बाद ये तमाम चीज़ें राजा को पता चली। राजा को भी यकीन नहीं हुआ। अगले दिन उसने खुद फैसला किया कि जाके देखूंगा। जाके राजा भी देखता है तो रात में सेम वही मंजर। राजा को कुछ समझना है कि क्या करें। अब उसने अपने यहाँ के राज पंडित को बुलाया। सवाई जयसिंह अपने यहाँ के राज पंडित को जब बुलाते हैं, पंडित जी वहाँ पे अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पे एक नाहर सिंह की आत्मा है और इसी आत्मा ने यहाँ इस तरह की तबाही मचा रखी है। अब पंडित तमाम पूजा पाठ करके नाहर सिंह की रूह से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तब नाहर सिंह बताता है कि यहाँ पे मेरी स्थली है और अगर यहाँ किला बनना है तो मेरे नाम पे बने, नहीं तो फिर यहाँ पे किला नहीं बन पाएगा। राजा की चूंकि उस टाइम मजबूरी थी, किले की सख्त ज़रूरत थी, चूँकि दुश्मनों का बार बार आक्रमण हो रहा था, मुग़ल भी उस टाइम हावी हो रहे थे, तो ऐसे हाल में उन्होंने भी इस बात को ईगो पे लिया नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, किला बनने से मतलब किसी की भी नाम पे बने। लिहाजा उस किले का नाम फिर नाहरगढ़ किला रख दिया गया और फिर उस किले को बना दिया गया। अब किला बन के तैयार साल 1934 से शुरू हुआ। कुछ सालों में ये किला बन भी गया। धीरे धीरे काफ़ी मशहूर किला हुआ। राजा ने काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई, राजा के राजकाज में काफ़ी इस किले में मदद हुई। लेकिन धीरे धीरे राजा की मौत हो गई। उसके बाद उनके वंशज आए। आने के बाद फिर धीरे धीरे राजे रजवाड़े का सिस्टम ख़त्म हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा भी कर लिया। उसके बाद से ही अचानक से इस किले में हॉरर घटनाएं शुरू हुई। जब तक ये राजा रजवाड़ों के कंट्रोल में था तब तक इस किले में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे हॉरर घटनाएं शुरू हुई। उस टाइम अंग्रेज़ों की जो टुकड़ी वहाँ रहती थी, अचानक से रात को वो भी डरने लगे। जो अंग्रेज की बीवी उस किले में रहा करती थी, वो भी डर के भागने लगी। आलम ये हो गया कि अंग्रेज़ों की सरकार के टाइम से ही उस किले को हॉरर करा दे दिया गया। और जब इस किले को हॉरर बना दिया गया तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे घूमने आने लगे। अंग्रेज़ों का टाइम भी चला गया, देश आज़ाद हो गए, लेकिन जो हॉरर का बोर्ड था वहाँ पे लगा रहा। लिहाजा जब हॉरर चीज़ें सर्च की जाए और पता चले कि नाहरगढ़ किला हॉरर है, तो लोग फिर वहाँ घूमने आने लगे। अच्छा, खूबसूरत भी बहुत है। तो क्या ऑफ द रिकॉर्ड है उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें अगर उसकी बात करूँ तो 25 नवंबर साल 2017 की बात आपको बताता हूँ। एक शख्स जिसका नाम है चेतन सैनी, चेतन सैनी अपने घर से इस किले को घूमने के लिए आता है। घूमने आता है, उसके बाद घूमता है, फिर घर वालों को बताता है, तस्वीरें भेजता है कि ऐसा किला है, मैं यहाँ हूँ, वीडियो कॉल करके दिखाता है। लेकिन अचानक से फिर कांटेक्ट टूट जाता है। घर वाले परेशान, उन्होंने खोजने की कोशिश की, मिला नहीं, पुलिस कंप्लेन की। अगले ही दिन उसी नाहरगढ़ किले की जो प्राचीर है, उसी पे एक रस्सी के सहारे जो चेतन सैनी है उसकी लाश मिलती है। लाश मिलती है, फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं, लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। देखने में ये मामला सुसाइड का लगा। पोस्टमार्टम करवाया, वहाँ से भी सुसाइड ही पता चला। जांच पड़ताल की, कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई दुश्मनी का एंगल, ना ही कुछ और। हर चीज़ें चीख चीख के कह रही थी कि चेतन सैनी ने सुसाइड किया है उस किले के प्राचीर पे जाके। लेकिन दो ऐसी चीज़ें थी जो इस थ्योरी को फिर उलझा देती हैं। पहला कि अगर उसको सुसाइड करना था तो और कोई जगह उसको क्यों नहीं मिली, और दूसरी चीज़, वहाँ पे एक पत्थर पे एक लेख लिखा था जिसमें लिखा था कि मैंने चेतन को मार दिया। अब अगर चेतन ने सुसाइड किया तो ये लेख किसने लिखा, और दूसरी बात कि चेतन को सुसाइड करना था तो वहाँ पे क्यों गया। ये दो सवाल आज तक पुलिस वाले इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। 2014 में स्टूडेंट की एक टुकड़ी इस नाहरगढ़ किले को घूमने आती है। आने के बाद अचानक से सेम तरीके से लापता होती है। जब सुबह होती है तो कईयों की लाश मिलती है। देखने में मामला सुसाइड का लगा, कुछ का एक्सीडेंटल डेथ का लगा, लेकिन असल बात क्या थी, कैसे मौत हुई, आज तक कहीं कोई जानकारी नहीं है।
2015 में यहाँ टूरिस्ट की एक गाड़ी आती है और अचानक से किले के पास पलट जाती है। जो ड्राइवर जिंदा बचता है वो यही बताता है कि कुछ था ही नहीं, अचानक से गाड़ी चलाते चलाते कब मैं नीचे पहुंच गया कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि कोई शक्ति ऐसी थी जिसने गाड़ी उठा के फेंक दी। तमाम एक्सपर्ट इस घटना पे भी जांच पड़ताल करते हैं और कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। और इसी 7 सितंबर को 2 भाई राहुल और आशीष इस किले को घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। एक भाई की मौत हो गई, उसकी डेड बॉडी मिली, दूसरा भाई आज तक कहाँ गया, उसकी लाश तक किसी के पास नहीं पहुंची। और क्या हुआ है उस दूसरे भाई के साथ जिसकी लाश मिली, इसके जवाब न पुलिस के पास है, न फॉरेंसिक के पास है, ना ही किसी एक्सपर्ट के पास है। और भी कई सारी ऐसी कहानियां हैं नाहरगढ़ किले को लेके। कोई कहता है कि यहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है, कोई कहता है कि जो नाहर सिंह था उसका कहीं से अपमान हुआ, इस वजह से नाहर सिंह की आत्मा फिर से जाग चुकी है। नाहर सिंह को कुछ लोग ये भी बताते हैं कि एक चेतन नाम का तांत्रिक था, उसने कैद कर लिया था, पता नहीं कैसे फिर से उसकी आत्मा आज़ाद हो गई, इस वजह से वो लोगों को परेशान कर रही है, मार रही है। लेकिन वहाँ किसकी आत्मा है, क्या हुआ था, ये लोग वहाँ जो अचानक से मर जाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आज भी किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप गूगल करेंगे नाहरगढ़ किला तो पता चलेगा कि ये किला आज भी दुनिया के तमाम हॉन्टेड प्लेसों में से एक हॉन्टेड प्लेस है। आज भी यहाँ मौतें होती हैं, आज भी लोग यहाँ रात में जाने से डरते हैं, खासकर वहाँ के लोकल लोग। और जो लोग जिद करके वहाँ रुकते हैं, बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पे अगले दिन उनकी कोई रिमेन्स मिले या फिर उनका कुछ अता पता चले। सिग्नल अचानक से गायब हो जाते हैं, लोग रास्ता अचानक से भटक जाते हैं, बात करते करते अचानक से कनेक्शन कट जाता है, अचानक से लोगों को समझ नहीं आता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। आज भी नाहरगढ़ किले में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो देखते हैं इन दोनों भाइयों की मर्डर मिस्ट्री सुलझती है या नहीं। लेकिन हर बार की तरह मुझे इस बार भी यही उम्मीद है कि नहीं सुलझेगी, क्योंकि जहाँ चीज़ें पैरानॉर्मल होती है तो फिर वहाँ पुलिस वाले भी हाथ डालने से डरते हैं। क्योंकि दुश्मन से, विलेन से, गुंडे से, चोर से, मर्डरर से तो लड़ सकते हैं, अब भूत से कैसे लड़ेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और भी इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जितना आप सुनेंगे उतना ही इसमें कम आपको लगेगा। तो आपसे इजाज़त लूँगा, साथ ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।